ओके, कुछ एग्जाम्स की बात करते हैं। आपके एग्जाम किस डेट से स्टार्ट हैं? 12 जनवरी। 14 को आपका लॉ का है, ठीक है। 14 को लॉ का है, तो मतलब 13 का ब्रेक है केवल, राइट? ओके। और अकाउंट्स को स्टार्ट करने के लिए 5 दिन का समय चाहिए ही चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये मानता हूं कि आप 7 तारीख को, मैक्सिमम 7-8 को सब कुछ छोड़ के अकाउंट्स में लग जाओगे। तो मेरे पास दिसंबर है और जनवरी का 1 वीक है केवल, और 1 वीक में कुछ रिवाइज ही हो सकता है, नया तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? ओके। तो देयरफॉर अकाउंट्स के लिए अगर हमें 7-8 तारीख से लगना है, तो फिर लॉ के लिए क्या 1 दिन सफिशिएंट है? यस या नो? नो। अच्छा सर, सबसे बड़ी समस्या लॉ में आती है अटेम्प्ट करना विद इन टाइम, राइट? आपको क्वेश्चन पता है फिर भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, रीजन है टाइम। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं ये समझता हूं, जितना मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों को, देखो काफी बच्चों ने तो आना ही छोड़ दिया है। रीजन है क्योंकि बहुत नजदीक आ रहे हो आप पेपर के, अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट है। जितना मुझे लगता है कि सभी बच्चों को एटलीस्ट एक बार पढ़ के तो हो गया। रीजन क्योंकि आप सभी बच्चे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी थे, यस या नो? यस, ठीक है। हाँ, अब कर रहे हैं, वो तो आपका चल ही रहा है जनवरी का, आपने सितंबर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट करा, राइट? ओके। तो देयरफॉर अगर मेरा एक बार पढ़ के हो गया तो मुझे सच में रिवीजन करना पड़ेगा। और कितने टाइम? मल्टीपल टाइम। मल्टीपल की कोई डेफिनेशन नहीं है। मल्टीपल 3 भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी और 50 भी, ठीक है? रिवाइज केवल बोल के नहीं, लिख के भी होना चाहिए। रिवाइज केवल लिखना, कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन भी लिख के होने चाहिए, ठीक है? यहां तक मैं समझता हूं ये स्थिति आ चुकी होगी या आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है इतना। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। अब बात है टाइम की। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के केस में जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स आए हैं लॉ में वो 75 हैं। लास्ट अटेम्प्ट में जो हाईएस्ट स्कोरर है हमारे इंस्टीट्यूट से लॉ का, वो 55 है, ठीक है? तो काफी बच्चों ने तो मुझे कमिट करा है, नाम तो नहीं लूंगा, काफी बच्चों ने कमिट करा है कि हम वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे 75 का। आई होप हो जाए, बट उसके लिए ये काफी सफिशिएंट नहीं है। रिवीजन के साथ साथ वो टाइम फ्रेम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना या 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना, वो इंपॉर्टेंट है। जब पेपर हाथ में आएगा ना, जब पता चलेगी बात, राइट? क्वेश्चन 1 बाउंसर, पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। क्वेश्चन 2 से 6 तक पढ़ रहे हो, उसमें से एक क्वेश्चन हटा रहे हो, फिर वो 4 क्वेश्चन प्लस वो 5वां क्वेश्चन करके आप कॉन्क्लूड करोगे पेपर। लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते लगेगा सब कुछ आ रहा, और एक समय में लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? एक समय ऐसा भी आएगा, पता चलेगा केवल आधा घंटा बचा है और अभी 25 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है। होता है ये, जिन्होंने एक्सपीरियंस करा उनसे पूछ लेना, ठीक है? लॉ में तो खासकर होता ही है, राइट? तो देयरफॉर ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्कशीट पे होंगे वही गिने जाएंगे। आपकी मेहनत तो उससे ही पता चलेगी ना, सभी को, हमको भी और आपके पेरेंट्स को भी। और मार्क्स कैसे आएंगे? जो आप लिख के आओगे। अगर आप कम लिख के आए तो इसमें क्या आपकी गलती है? यस, क्योंकि आपने टाइम मैनेज नहीं करा उस चीज का। आपने पढ़ा कम नहीं, आपने लिखा कम। एक तो होता है मैंने पढ़ाई कम, तो मैं लिखूंगा क्या उसमें? एक मैंने पढ़ा पूरा, मैंने लिखा ही नहीं।
जो 55 मार्क्स आए हैं जिस बच्ची के या बच्चे के, वो उसने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था पेपर। 25 का पूछा क्यों छोड़ा? टाइम नहीं था जी। क्या पता नहीं था? नहीं पता था, टाइम नहीं था। वो बच्चे पास हो गए इंटर में, हम राइट पढ़ रहे हैं हमसे, तो क्यों छोड़ा? जिस टाइम नहीं हो पाया, 75 का अटेम्प्ट कर पाए। तो आपने वो सोचा है टाइम मैनेज करने के लिए? अरे यस या नो, इधर जवाब दो। सोचा है कुछ टाइम मैनेज करने के लिए? ये बस पेपर आया और जुट जाएंगे और कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता पेपर। अभी तो आप पहला दूसरा पेपर लिखोगे, या 40+ पेपर लिख चुके हैं आईसीआई के एट वेरियस लेवल। आपके लिए तो एक अलग अलग दिन में, हमारे लिए एक दिन में होते थे। आपके लिए इंटर में 6 सब्जेक्ट है, हमारे 8 होते थे। फाइनल में हमने 8 पेपर क्लियर करे, आपके 6 होते हैं अब। ठीक, तो मोर देन आपसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस है लिखने का। और मैं बता दूं, एग्जाम में टेस्ट देने से अच्छा है टेस्ट में एग्जाम दे लो। बहुत बड़ी लाइन है आईसीआई के लिए। अब ये जो समय है ना, ये समय बहुत क्रूशियल है इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। जिसे अभी आपको थोड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो ट्रांसफर होती है, नेक्स्ट टीचर आते हैं इंटर से, तो थोड़ा समय लगता है इन सब चीजों को मैनेज करने में। ये अनअवॉइडेबल टाइम है, इसको हम चाह के भी आपके लिए अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। इस टाइम पीरियड में जब नेक्स्ट टीचर आ रहा है, आपने क्या फ्रूटफुल करा रिवीजन के लिए? कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ आपके बीच जो इंपॉर्टेंट था? अगर है ये तो बेस्ट है, नहीं तो दिक्कत का विषय है। ठीक, देखो सीए में आए थे, ये तो था नहीं कि आसान था, पहले सुना था भारी है, यस या नो? तो भारी के लिए भारी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जब आप 12th के दे रहे थे तो बोर्ड्स वगैरह, अरे बोर्ड्स आ रहे हैं ये वो, तो सीए तो कुछ ऊपर ही होगा ना बोर्ड से, तो मेहनत तो डबल चाहिए ना यहाँ पर। तो डबल चाहिए मेहनत। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम 1 टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं? कितना समय हम अपना यूटिलाइज कर रहे हैं इफेक्टिव लर्निंग में? एक होती है लर्निंग, एक होती है इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग मतलब 16 घंटे पढ़ा, रिजल्ट अनसक्सेसफुल, तो लर्निंग तो खरी, क्या इफेक्टिव लर्निंग थी वो? अगर वो 16 की 4 घंटे इफेक्टिव लर्निंग हो जाए तो यू कैन पास एनी एग्जाम। समझ पा रहे हो? तो कितनी इफेक्टिव लर्निंग चल रही है ना। और देखो एक बात जो मुझे लग रही है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, चलो मैं सेटिस्फाई हूं आपसे लॉ में कि आप कर लोगे, मैंने आपसे बोला भी था। अभी तक जितने भी बैच पढ़ाए 2024, एक अब जनवरी वाला बैच ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि अच्छी मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है। बट केवल लॉ में, केवल लॉ में चलेगा? नो, मुझे अकाउंट्स भी चाहिए, क्यूए भी चाहिए, इको भी चाहिए, पास होने के लिए सभी चाहिए ना, और सभी लेवल पे चाहिए। इंटर में आओगे वहां पर भी अकाउंट्स चलेगा, टैक्स चलेगा, लॉ चलेगा, ऑडिट चलेगा, एफएम, कॉस्ट वगैरह, कितने सब्जेक्ट हैं, राइट। तो केवल 1-2 सब्जेक्ट पे स्टिक मत हो। हाँ, ऐसा हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट अच्छे ना लगते हो या हो नहीं पा रहे, उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। ऑल्टरनेटिव मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना, ये समय नया पढ़ने का नहीं है, पहले बता रहा हूं। जो आपको सिलेक्ट करना था वो आप कर चुके, जिस मॉड्यूल से आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके। ये नया कुछ नया सिलेक्ट करने की बात नहीं हो रही। नया मतलब नया तरीका उसमें। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को अकाउंट्स में दिक्कत है, क्या सभी चैप्टर में हो ही नहीं सकता? जो स्ट्रांग है वो तो कंप्लीट करो, जो बच गए उनकी लिस्ट बनाओ, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो, उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको।
अगर ऐसी स्थिति लॉ में है तो मेरे से पूछो क्या कर सकते हैं। तो इस समय तो केवल आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। रीजन, एक समय होता है हर चीज का, वो समय आ चुका है पढ़ाई का आपका, अब करके दिखाना है, राइट। जनवरी में आपको करके दिखाने वाली बात है। अब वो करके दिखाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम लोग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। चलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने काफी कुछ पढ़ा, हम परफॉर्मेंस पे थे, आप कुछ होमवर्क भी दिया था, ब्रीच, रेमेडीज, सूट्स पढ़े, वो पढ़ के आए हो? एक बार डिस्कस करते हैं, एक मॉड्यूल दे दो मेरे को। यूनिट नंबर 5 पाएंगे, फटाफट से देख रहे हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो ज्यादा कुछ भारी लगा नहीं होगा, एक बार पढ़ के खत्म करते हैं यूनिट को। इस यूनिट में केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की बात हुई है। और ये ब्रीच क्यों हो सकता है? इधर कॉन्ट्रैक्ट कब टूट सकता है? जब या तो परफॉर्मेंस ना हुई हो या सेक्शन 10 फॉलो ना हुआ हो। अच्छा, अगर एनफोर्सेबल नहीं करा पा रहे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो इसका मतलब क्या वो ब्रीच है? नो, नो, एनफोर्सेबिलिटी का ना होना वो ब्रीच नहीं है। ब्रीच कब होगा? जब या तो परफॉर्मेंस नहीं करी किसी पार्टी ने या सेक्शन 10 में कुछ गड़बड़ी आ गई, उसकी कंडीशन फॉलो नहीं करी। कितनी कंडीशन थी उसकी? 5+6, याद आ रही है ना? तो अगर उनमें कुछ गड़बड़ है तो ब्रीच है। एनफोर्सेबिलिटी का ना होना ब्रीच नहीं है, वो वॉइड है, ठीक है। सही है, आगे चलते हैं। दो तरह की ब्रीच है, एंटीसिपेटरी और एक्चुअल। ओके, एक्चुअल ब्रीच पहले देखेंगे। क्या कह रहे हैं? एक्चुअल ब्रीच क्या पढ़ा था आपने एक्चुअल ब्रीच में? हाँ, परफॉर्मेंस डेट पे क्या ना होना? परफॉर्मेंस ना होना। जो ड्यू डेट है उस पे परफॉर्मेंस ना होना इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच। पूरा पढ़ने से फायदा नहीं, मेन क्रक्स पे बात करेंगे। चले आगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या मतलब है? बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ व्हाट? ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले या तो सेक्शन 10 की कोई कंडीशन टूट गई या ऐसा प्रतीत हो गया कि परफॉर्मेंस नहीं होगी। कहां पर? एक्चुअल डेट पर, राइट। तो वो क्या माना जाएगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। इतना तो समझते हो, मार्क अकॉर्डिंगली आप कर चुके हो। आगे चलेंगे रेमेडीज के ऊपर। सर रेमेडीज है कॉन्सेप्ट नंबर 5.3 पेज नंबर 2.125, सूट फॉर डैमेजेस। ओके, क्या कह रहे हैं? डैमेजेस कितने प्रकार के, पहले वो चार्ट दे रखा है, डैमेजेस पढ़ लो। जर्नल, सेकंड स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले और प्रीफिक्स डैमेजेस। चलिए, आपने कुछ कुछ तो सुन भी रखे होंगे पहले भी, ठीक है। जर्नल डैमेजेस क्या मतलब है? जर्नल डैमेजेस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हो, राइट। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑर्डिनरी डैमेजेस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन द पार्टी हु सफर, अग्रीड पार्टी की बात कर रहा है, बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव क्या? फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन। ओके, डिफॉल्टिंग पार्टी से क्या? कंपनसेशन। मार्क कर लीजिए, कंपनसेशन। अग्रीड पार्टी कंपनसेशन रिसीव करेगी डिफॉल्टिंग पार्टी से। ओके, compensation for any losses or damages caused to him thereby which naturally arose in usual course of business। मार्क करेंगे वर्ड usual course of business। ये कब अरोज होते हैं? कब? ऑर्डिनरी यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। सपोज इधर 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 आप कार के डीलर हैं, मैं एक आपका कस्टमर हूं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मैं आपके शोरूम में आया, कार देखने लगा, मुझे कार पसंद आ गई। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते, 1 महीने बाद मैं पैसे लेके आऊंगा। आज जो आपने शोरूम में कार रखी है वो एक शो केस करने के लिए रखी, वो डिलीवरी देने के लिए नहीं रखी। आपने बोला अगर आपको ऐसी कार चाहिए तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार हमें बनवानी पड़ेगी कंपनी से, फिर आपको डिलीवर करेंगे। एक्चुअल में भी यही होता है। जो कार आपको दिखती है शोरूम में वो बिकने लायक नहीं है, केवल शो केस है, ठीक है। ओके, मैंने बोला 1 महीने बाद मैं कार लेने आऊंगा, पैसे दे दूंगा। सपोज आपने 1 महीने बाद कार नहीं दी, इट इज एन जर्नल डैमेजेस, यस या नो?
इट इज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, डैमेजेस तो सेकंड पार्ट में आएंगे। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्जीक्यूट हुआ, ड्यू डेट पर नहीं हुआ, ठीक है, क्या माना जाएगा, ब्रीच। कब माना जाएगा, एक्चुअल डेट पे। एक्चुअल डेट पे तो पता चलेगा डिलीवरी मिलेगी या नहीं, ओके। दूसरा एग्जांपल, आप कार के डीलर नहीं हो बट आपके पास एक कार है, ठीक है, आपके पास एक कार है, मैंने आपसे कांटेक्ट करा, 1 महीने बाद आऊंगा, आपकी 2 लाख रुपए में कार ले जाऊंगा। आपने वो कार अमित सर को बेच दी, मुझे पता चल गया, मेरे पास प्रूफ है, क्या मुझे ड्यू डेट पे मिल जाएगी 1 महीने बाद कार? कौन सा ब्रिज, एंटीसिपेटरी। तो पहले तो ब्रिज जानो, एक्चुअली एंटीसिपेटरी, देन बात करो डैमेजेस या कंपनसेशन की, ओके। फर्स्ट एग्जांपल में ब्रिज है, जो कार के डीलर का एग्जांपल दिया, ब्रिज तो है, एक्चुअल वाला है, ओके। क्या करेंगे, डैमेजेस क्लेम करेगा कौन, अग्रीड, किससे, डिफॉल्टिंग से, हाँ, कि आपको 1 महीने में डिलीवरी देनी थी, आपने नहीं दी, यू आर अ डिफॉल्टिंग पार्टी, आई एम अग्रीड पार्टी, मुझे कंपनसेशन दो। क्या ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है? यस सर। तो इट इज एन जर्नल डैमेजेस। आगे पढ़ते हैं सर, स्पेशल पढ़ रहे हैं फटाफट। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages। इधर आपका हमारे कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने बोला अगर आप इसको तोड़ देते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी, फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपीस की, ठीक है। आपने ड्यू डेट पे वो परफॉर्मेंस मेरे को नहीं करके दी, ब्रीच हो गया, एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। मैं एज एन अग्रीड पार्टी क्या क्या क्लेम कर सकता हूं, डैमेजेस, कौन से, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ये तो जर्नल कर सकता हूं, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी लिखी थी नॉन परफॉर्मेंस की, वो भी एज एन स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। समझ में आ रही है बात? तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो वहां जनरल तो आएंगे ही, प्लस स्पेशल आ जाएंगे अगर स्पेशली मेंशन हुआ है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, कि पेनल्टी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पार्ट करते हैं, विंडिक्टिव डैमेजेस, ओके। दीज डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस। कब कब? फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट इज कॉज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, केस स्टडी है इस पे, पूछता है आईसीआई पॉइंट नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर चेक बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ इंजरी ड्यू टू रॉन्गफुल डिसऑनर टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज सो हैवी दैट in case of loss of credit and reputation to him। इधर मुकेश अंबानी का चेक डिसऑनर हो गया, अच्छी लग रही है बात सुन के, रेपुटेशन है उसकी कुछ, यस या नो? अगर वाक्य में इसका चेक डिसऑनर हुआ है तो कोई रीजन होना चाहिए, या तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अरे ये रीजन है ना डिसऑनर के। कहां पढ़े थे? वेरी गुड, 138 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। देखो मिला के पढ़ना पड़े, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, गलती से निकले, 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वहां पढ़ा था हमने, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। तो अगर मुकेश अंबानी का चेक डिसऑनर हो रहा है तो उसकी रेपुटेशन पे जाएगी बात, यस। अगर बैंकर ने जानबूझ के या गलती से कर दिया तो भी जाएगी, उसकी रेपुटेशन तो डाउन होगी ना। तो मुकेश अंबानी कुछ कर सकता है, हाँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कौन से डैमेजेस? विंडिक्टिव डैमेजेस। नेचुरल, अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई, परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, जनरल। स्पेशली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल।
अगर आपकी रेपुटेशन पे बात आ रही है, कौन क्लेम करेगा? अग्रीड पार्टी। किससे? बैंकर से। यहां तो बैंकर होगा ना, बैंकर से। ओके, बैंकर का मतलब एसबीआई बैंक या वो जो मैनेजर जिसने डिसऑनर करा है? एसबीआई बैंक से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक मैरी वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताया। किसी को बोला मैं आपसे शादी करूंगा, प्रॉमिस करा, ऑफर करा होगा, पहले एक्सेप्टेंस मिली होगी, अरे यस या नो? क्या बना होगा? प्रॉमिस बना होगा। प्रॉमिस को तोड़ दिया, शादी नहीं करी, लड़के की या लड़की की फीलिंग को क्या करा? हर्ट करा, तो वो भी क्या क्लेम माना जाएगा? विंडिक्टिव डैमेजेस में आएगा। एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो सेक्शन 10 को तो नहीं लग रहा कॉन्ट्रैक्ट, है ना, लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट नहीं कर रहे, सोशल और डोमेस्टिक क्रिएट कर रहे हैं, चलेगी बात? अरे चलेगी कि नहीं? चलेगी कि नहीं? इधर मैं मैरिज करूंगा, ये सोशल और डोमेस्टिक है या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है? ये तो सोशल और डोमेस्टिक है ना। तो सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही कहां कर रहा है? प्रॉमिस की बात कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहां कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन कर रहा है? यहां तो प्रॉमिस की कर रहा है। मार्क द वर्ड प्रॉमिस। अगर आपने प्रॉमिस करो तो आएंगे यहां पे हम। एक लड़के ने लड़की से प्रॉमिस करा शादी करेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसकी फीलिंग हर्ट करी, हाँ प्रॉमिस तोड़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं बोल रहे, या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, मार्क कर लीजिए यहां पे, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, देन हम इससे विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम कर, कौन? अग्रीड पार्टी। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस। इधर किसी का उद्देश्य डैमेजेस क्लेम करना नहीं है, बट सजा दिलवाना है, कि पता चले कि किसी ने गलत करा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। हमारे क्लाइंट नहीं थे, हमारे सर के क्लाइंट थे, जहां पर हमने आर्टिकलशिप करी। इनकम टैक्स का नोटिस था, बाद में गलत साबित हुआ, इनकम टैक्स के एलिगेशन गलत साबित हुए। ठीक है, तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा हम आपके जो इल्जाम लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, वो गलत हैं, हम इसका ऑर्डर पास कर देते हैं। उस असेसी ने कहा तुमसे ऑर्डर चाहिए भी नहीं, मैं ये एलिगेशन लेके कोर्ट में जाऊंगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा करके एज एन नॉमिनल डैमेजेस क्लेम करूंगा, 1, 2, 10 रुपए का, कि मुझे परेशानी हुई है, मेरे अकाउंट सही थे, फिर भी मुझे नोटिस दिया गया, मुझे परेशानी हुई है, मुझे नॉमिनल कुछ एज एन डैमेजेस दिया जाए, ज्यादा नहीं, 1, 2, 10 रुपए का कुछ भी दिया जाए, जिससे डिपार्टमेंट को पता चले कि आम आदमी को परेशान ना किया जाए। तो ऐसे टाइप के डैमेजेस को हम क्या नाम देंगे? नॉमिनल डैमेजेस। पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉइडेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव। प्लेंटिफ मतलब, प्लेंटिफ मतलब in this case plaintiff is aggrieved party. Okay, plaintiff has proved that there has been a breach of contract. एक breach of contract हुआ, but he has not in fact suffered any real damages. वो real damages suffer नहीं कराना चाह रहा, but क्या कराना चाह रहा है? It is avoided just to establish the right. मार्क करेंगे वर्ड establish to right to decree for breach of contract. The amount may be a rupee or 10 rupee और 10 पैसा, कुछ भी बोल लो, 1 रुपए से 10 रुपए तक क्या माना जाएगा? नॉमिनल डैमेजेस। चलें आगे, एग्जाम्पल लिख लो इनकम टैक्स वाला। नेक्स्ट, डैमेजेस पढ़ रहे हैं अभी, और डैमेजेस कब अरोज हो रहे हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है? जब सेक्शन 10 की कंडीशन और परफॉर्मेंस पूरी ना हो। ऑन कब? ड्यू डेट पर। समझ में आ रही है बात? ठीक है,
डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज बाय डिले। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ डिटोरेशन कॉज टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर। मार्क करेंगे वर्ड क्या। इधर ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया कि बॉस 10 दिन में पहुंच जाना चाहिए दिल्ली। कितनी दूर है मेरठ से दिल्ली? 1 दिन में चला जाएगा गुड्स। गुड्स पहुंचे 20 दिन में। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 10वें दिन गुड्स चाहिए। अगर गुड्स 20वें दिन मिल रहे हैं तो कुछ काम के? नो। तो मुझे कुछ गड़बड़ी होगी। मैं कौन हूं? अग्रीड पार्टी। मैं कैरियर ट्रांसपोर्टर से क्या बोलूंगा कि बेटा ये भाई साहब मेरे को तो लॉस हो गया, मेरे गुड्स रिजेक्ट हो गए ड्यू टू व्हाट? आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं करी, डिले कराए डिलीवरी में। आपने बोला था हाँ जी 10 दिन में गुड्स पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे। ओके, तो डैमेजेस किससे क्लेम किए जाएंगे? ट्रांसपोर्टर कैरियर से, जो किसको हुए? अग्रीड पार्टी को। इधर आई एम ए, यू आर बी। मैं मेरठ में रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है। आपने और मैंने कांटेक्ट करा कि 10 दिन बाद ये गुड्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल जाएंगे। गुड्स आपको 20वें दिन मिल रहे हैं, आपको। अभी ट्रांसपोर्टर की बात नहीं है। ड्यू टू व्हाट कंडीशन छोड़ दो, ये ट्रांसपोर्टर ने डिले करा या मैंने डिले करा उसको मत कंसीडर करो। आपको गुड्स 20वें दिन मिले, क्या आप अग्रीड पार्टी हो? मेरी बात छोड़ दो अभी, क्या आप अग्रीड पार्टी हो? यस। आप मेरे से कोई डैमेजेस क्लेम करोगे? अरे यस या नो? यस। कौन से? ऑर्डिनरी जनरल डैमेजेस क्लेम करोगे, ड्यू टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के डैमेजेस हैं। अच्छा, वो जो डैमेजेस मेरे पे पड़े, मुझे पता चला मेरी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी? ट्रांसपोर्टर की। मैं क्या ये डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं किसी से? मैं क्या ये डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? मेरी गलती थी क्या 20वें दिन गुड जाने की? नो। तो ट्रांसपोर्टर से मैं वो डैमेजेस क्लेम करूंगा अंडर व्हाट? डिटोरेशन ऑफ डिले में। एक सेकेंड, भी कंप्लीट नहीं हुआ। गॉट इट? डिटोरेशन ऑफ डिले का कॉन्सेप्ट गुड्स में लगेगा या सर्विस में? ओनली गुड्स में। लिख लीजिए, these types of damages is to be claimed in case of goods only. These types of damages is to be claimed in case of goods only. Due to default by transporter. आगे लिखना है। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन था? जो वो सौदा पड़ा था, वो सेक्शन 57 था, उसके अंदर suit for वो नॉन डिलीवरी वाला पार्ट जी था। जी। अब इसके अंदर वो इसमें डिले का बात करिए। कॉन्ट्रैक्टर जो ट्रांसपोर्टर ने बोला था 10 दिन में भेज दूंगा, भेजा नहीं 10 दिन में, तो वो डैमेजेस यहां क्लेम करना है ट्रांसपोर्टर से। ओके, ट्रांसपोर्टर से, सेलर बायर से नहीं, ट्रांसपोर्टर से। चले आगे? अरे यस या नो? चलिए फटाफट से देख रहे हैं। ओके, इवन विदाउट नोटिस, ठीक है। The word deterioration not only implies the physical damage to the goods, but it may also loss of a special opportunity for sale. कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल है, टाइम पे डिलीवरी नहीं करी, डिटोरेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। चले हम सर, प्रीफिक्स डैमेजेस। व्हाट डू यू मीन ऑफ प्रीफिक्स डैमेजेस? पहले से फिक्स हैं। ओके, समटाइम पार्टीज to contract stipulate at the time of its formation that on breach of contract बनाते समय ही कुछ डाल देंगे कि breach of contract हुआ, तो क्या होगा? breach of contract by any one of them a certain amount, certain what? Specified amount, 10 lakh, 1 lakh and all. Specified amount will be payable as damages. कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट डैमेजेस दिया जाएगा अग्रीड पार्टी को। इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेट डैमेजेस, ओके, कॉमा, क्या कह रहे हैं, कॉमा टू कॉमा छोड़ेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट, और अ पेनल्टी
ठीक है, बस फुल स्टॉप। अभी ब्रैकेट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये डैमेजेस लिक्विडेड डैमेजेस भी हो सकते हैं और पेनल्टी भी हो सकती है। इधर प्रीफिक्स डैमेजेस जो कब फिक्स कर दिए हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एनी पार्टी डिफॉल्ट करेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट में तो डैमेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, वो कौन से हो गए? प्रीफिक्स डैमेजेस। ये लिक्विडेड डैमेजेस भी हो सकते हैं और पेनल्टी भी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेड डैमेजेस और पेनल्टी। इंडियन लॉ, इंग्लिश लॉ कुछ याद आ रहा है? इंग्लिश लॉ में तो होता है, इंडियन लॉ में नहीं होता। कॉन्सेप्ट नंबर 5.4 पेनल्टी एंड लिक्विडेड डैमेजेस, सेक्शन 74। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आएंगे। क्या कह रहा है? इंग्लिश लॉ लिखा हुआ दिख रहा होगा हेडिंग, नेक्स्ट पेज पे इंडियन लॉ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इंग्लिश लॉ को जो आप पढ़ोगे ना तो यहाँ एक बात लिखी है इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ मतलब यूएसए का, यूके का लॉ। अच्छा, यहां पर क्या है? लिक्विडेड डैमेजेस अलग है और पेनल्टी अलग है। बट इन इंडिया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेड डैमेजेस और पेनल्टी। ठीक है, इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें तो इंडियन लॉ पढ़ना है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो डैमेजेस चाहे पेनल्टी के नाम से दिया जाए या डैमेजेस के नाम से दिया जाए, हम उसको क्या मानेंगे? डैमेज ही मानेंगे। कि ये डैमेज कब अरोज होता है? ब्रीच का। ब्रीच कब होता है? जब सेक्शन 10 या परफॉर्मेंस पूरी ना की गई हो। समझ में आ रही है बात? ओके, डैमेजेस को समझा हमने? अरे समझा कि नहीं? यहां वर्ड है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस घर आके नहीं आएंगे आपके, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप कौन? अग्रीड पार्टी को क्या करने? क्लेम करने, सूट फाइल करने। पहले सूट फाइल करोगे, सूट के साथ एक गुहार लगाओगे कि मुझे क्लेम चाहिए। किस चीज का? डैमेजेस का। चाहे आप डैमेजेस बोल लो, पेनल्टी बोल लो इन इंडियन लॉ। ठीक है, अच्छा, कोर्ट पूछेगी कौन सा डैमेज चाहिए आपको, तो आप बताओगे मुझे जनरल डैमेज चाहिए। ड्यू टू व्हाट? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट हुआ है, हम एग्रीड पार्टी। मेरे को स्पेशल डैमेज चाहिए, क्यों? क्योंकि स्पेशली मेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे विंडिक्टिव डैमेजेस चाहिए, दो कंडीशन, क्यों? मेरे को प्रॉमिस किया था मैरी के लिए बट मैरिज नहीं की, मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, या मेरी रेपुटेशन डाउन हुई है, क्यों? क्योंकि मेरा चेक डिसऑनर कर दिया एसबीआई बैंक ने, मेरे खाते में पैसे पड़े थे, मैंने चेक पे भी डेट सही मेंशन करी थी, मेरे साइन भी मैच हो रहे हैं, मैंने अमाउंट भी प्रॉपर भरी थी, क्यों डिसऑनर करा मेरा चेक? मेरी रेपुटेशन को लॉस पड़ा ना। आपने सुना मानहानि का केस? वो यही होता है, विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है, लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहे हैं केवल। चलिए सर, आगे बात चलती है नॉमिनल डैमेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। डिटोरेशन बाय डिले, ट्रांसपोर्टर की गलती की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टर से डैमेज क्लेम करूंगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रीफिक्स डैमेजेस, पहले से फिक्स कर लिए, चाहे वो लिक्विडेड डैमेजेस हो या पेनल्टी हो। हिंदी लॉ में या इंडियन लॉ में इसको कोई डिफरेंस नहीं मानते, इसको डैमेजेस की कैटेगरी में भेजते हैं। इसके लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। कौन सी कोर्ट में? सिविल कोर्ट में। समझ में आ रही है बात? चले आगे सर, फटाफट से देख रहे हैं। ओके, डिफरेंस ये आप पढ़ेंगे पेज नंबर 2.128, एक बार रीड करना है सभी बच्चों को। चलिए पेज नंबर 2.129 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रेमेडीज करेंगे एंड यूनिट को खत्म करेंगे। वी हैव अ सर्टेन रेमेडीज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्यू टू अरोज कब? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इधर डैमेजेस लेके भी शांति नहीं बढ़ गई, कुछ और भी चाहिए। कोर्ट बोलेगा रेमेडीज ले लो, बट रेमेडीज हमेशा नहीं मिलेंगी, डैमेजेस क्या हमेशा मिलेंगे? वो भी डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। आप तो गुहार लगाओगे ना, एप्लीकेशन दोगे ना कोर्ट को। डैमेजेस देना ना देना किस पे डिपेंड करेगा? कोर्ट पे। उसको बोलोगे ना ये काम हुआ इसलिए मुझे डैमेज चाहिए, इस लॉ में इस तरफ लिखा है इसलिए मुझे डैमेज चाहिए। डैमेज के साथ कोई रेमेडी भी चाहिए,
तो पढ़ते हैं रेमेडीज। फर्स्ट रेमेडी है, आप क्वांटम मेरिट से पढ़ेंगे पहले, क्वांटम मेरिट। ओके, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इधर। वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस या गुड्स, या केवल सर्विस की बात हो रही है, मार्क करेंगे वर्ड रेंडर सर्विस। क्वांटम मेरिट का लॉ कब अरोज होगा, सर्विस के केस में। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है? ओके, पढ़ते हैं। वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, ओके, दैट इट इज टू बी पेड फॉर ऑल्दो no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. Okay, quantum merit i.e. as such as much as the party doing service as deserve, मार्क करेंगे, कीवर्ड है quantum merit i.e. as much as the party doing the service has deserve, यही कीवर्ड है, ये लिखना जरूरी है क्वांटम मेरिट में। जितना आप अपनी सर्विस के लिए डिजर्व कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो मिलेगा। मतलब एक सीए ने ऑडिट परफॉर्म करा, ऑडिट रिपोर्ट दे दी विद इन टाइम, क्लाइंट ने बोला पैसे नहीं देता। वो ऑडिट करना कराना क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये तो आप समझते हो ना, बना लोगे ना कॉन्ट्रैक्ट। यस, उसके पैसे ना देना क्या सही बात है क्लाइंट की? नो। क्या करोगे, सूट फाइल करोगे, पहले डैमेजेस क्लेम करोगे। कौन से, जर्नल या ऑर्डिनरी डैमेजेस? ठीक है, क्या डैमेजेस मतलब कंपनसेशन ना, ओवर एंड अबव द सर्विस वैल्यू लोगे ना? यस या नो? अपनी सर्विस के पैसे नहीं लोगे, लेंगे ना। जब 1 लाख रुपए ऑडिट फी तय हुई है हमारे बीच तो वो तो क्लेम करोगे ना? यस या नो? कोर्ट क्या आएगा, क्या आपको, सीए से बोल रहा है, क्या आपको ऑडिट फी मिल गई? हमने क्या नहीं। क्या कंपनसेशन मिल गया? हाँ जी मिल गया। जनरल डैमेज मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या आपको ऑडिट फी मिली? नो। तो ऑडिट फी भी चाहिए एज एन रेमेडी? यस। कब मिलेगी? जब सूट फाइल हुआ होगा, किसके लिए? डैमेजेस के लिए। समझ में आ रही है बात? तो डैमेजेस तो ठीक है, इट इज एन कंपनसेशन, बट मेरी पैसा तो दो सर्विस का, राइट? इट इज एन क्वांटम मेरिट। सेकेंड एग्जांपल जो आईसीआई पूछता है, कारपेंटर। कारपेंटर ने ये चेयर्स बनाई, टेबल्स बनाई जिस पे आप बैठे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहां 50 टेबल एंड चेयर है इन काउंटिंग। एक कारपेंटर ने 25 बनाई। अमित सर ने उस कारपेंटर से तय करे थे 50,000 रुपए, 50 टेबल एंड चेयर के। उसने 25 बनाई, क्या उसको कुछ बनता है पैसा? अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई, देयरफॉर ब्रीच है उस कारपेंटर का। यस या नो? ब्रीच है तो कुछ डैमेजेस भी होगा, कुछ रेमेडीज भी मिलेंगी। यस या नो? ओके, तो कारपेंटर को क्या वो 25 टेबल चेयर का पैसा मिलना चाहिए एज एन रेमेडी? तो रेमेडी अग्रीड को नहीं मिलती, अग्रीड को भी मिल सकती है और डिफॉल्टिंग को भी मिल सकती है। यस या नो? कारपेंटर ने क्या परफॉर्मेंस पूरी करी? नो। उसको 50 बनानी थी, 25 बना के वो गायब हो गए। क्या 25 के लिए कुछ पैसा मिलेगा? हाँ, 25,000 तो लग रहे हैं। जब 50 के लिए 50,000, तो 25 टेबल चेयर के लिए 25,000 रुपए बनते हैं उसके। तो क्या वो अमित सर से क्वांटम मेरिट के बेसिस पर 25,000 रुपए क्लेम कर सकता है एज एन रेमेडी? यस, वेदर कारपेंटर इज अ डिफॉल्टिंग पार्टी। सेकेंड एग्जाम्पल, सर ने चेयर बनवाई नहीं, खरीदी है, कोई दिक्कत? नो। कॉन्ट्रैक्ट दिया था 50 टेबल चेयर चाहिए, 25 आई हैं, उसके बाद आई नहीं। उसने क्या, मैं नहीं भेजूंगा। क्या उसे कुछ पैसा मिलना चाहिए अपनी टेबल एंड चेयर का? यस। कितना? 25,000 एज एन
रेमेडी कौन सी? क्वांटम नहीं मिलेगी, सर्विस में मिलती है, बताया था अभी। तो इस लेवल के लिए तैयार हो आईसीआई के, भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है? ओके सर, उसके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाना पड़ेगा सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कंडीशन दे रखी है क्लेम की, पढ़ लेंगे एक बार। आगे क्या कह रहा है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी, जब किसी को लग रहा हो डैमेजेस पर्याप्त नहीं है, उसके साथ कुछ और भी चाहिए, ठीक है। वेयर द डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, द कोर्ट, आप नहीं, कोर्ट में चाहे तो इन इट्स डायरेक्शन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डायरेक्ट पार्टी, किसी एक पार्टी को, इन अ ब्रीच, नॉट अ डिफॉल्टिंग पार्टी, जिसको कोर्ट चाहेगा, जिसको कोर्ट चाहेगा डायरेक्ट करेगा टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो, ओके, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इधर जो 50 टेबल एंड चेयर खरीदी उसमें से 25 आई, क्या अमित सर ये बोल सकते हैं एज एन डैमेजेस कि मुझे अभी भी 25 चेयर चाहिए एज एन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? यस या नो? दोबारा से सुनिए, 50 चेयर का ऑर्डर दिया था, 25 आई हैं, क्या 25 के लिए वो जो डीलर है क्वांटम मेरिट में क्लेम कर सकता है रेमेडी? नो, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं है, वो तो गुड्स डीलर है। अच्छा, क्या एज एन अमित सर जिनकी 25 चेयर अभी नहीं आई, क्या बोल सकते हैं कोर्ट में जाके कि मुझको 25 चेयर और चाहिए? अरे यस या नो? नो, बोल नहीं सकते, कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते। अरे समझ पा रहे हो नहीं? दोबारा से, लास्ट टाइम 50 शेयर का ऑर्डर था, 25 आई हैं, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहली बार? यस सर। चलो, क्या कोई डैमेजेस क्लेम करोगे? यस सर। कौन से? ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब दोनों की बात करेंगे, अमित सर की और वो डीलर की। क्या वो डीलर के पास कुछ राइट है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो अभी नहीं पड़ा कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। क्या अमित सर के पास कोई राइट है एक्सेप्ट डैमेजेस? रेमेडी कौन सी? 25 चेयर्स कौन सी रेमेडी, वही पूछ रहा हूं। डैमेजेस का तो है अभी बोला, जनरल है ना। क्या कोई और राइट है? हाँ जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इक्वल टू ऑल परफॉर्मेंस, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच इज कंडक्टेड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, पढ़ा था ना, पर्सनल कंसिडरेशन, ड्यू डिलिजेंस। अरे भूल गए क्या सारा? तो यहां परफॉर्मेंस चैप्टर से लेना पड़ेगा, यूनिट 4 से। और परफॉर्मेंस का मतलब यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है परफॉर्मेंस विच इज बेस्ड ऑन स्किल्स। लिख लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, विच इज बेस्ड ऑन स्किल्स, डिलीजेंस, पर्सनल कंसिडरेशन। सारी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, केवल स्पेसिफिक ही कर पाओगे उससे, ओके। सर, वेयर द डैमेजेस आर नॉट एडुकेट, पर्याप्त नहीं है डैमेज और कुछ भी चाहिए। रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट अ पार्टी इन अ ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे इंटेंशन के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी होती थी परफॉर्मेंस की। एज एन होम बायर आप अपनी इंटेंशन
लिख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे मधुर अग्रवाल बिल्डर से ही बिल्डिंग बनवानी है, लिखी थी ना परफॉर्मेंस, मुझे किसी और बिल्डर से बिल्डिंग नहीं बनवानी। ओके, तो कहां मेंशन थी इंटेंशन, किस चीज की इंटेंशन थी, इंटेंशन फॉर परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है। दोबारा एक नया केस लॉ, एक होम बायर है आप, आई एम अ बिल्डर, ठीक है, आप होम बायर हैं, आपने लिखवाया एक कॉन्ट्रैक्ट, मुझे 14th फ्लोर चाहिए, ठीक है, ड्यू डेट पे 14th फ्लोर नहीं बना, क्या परफॉर्मेंस हो जाएगी? किसकी तरफ से डिफॉल्ट हुआ? मेरी तरफ से। डिफॉल्ट करा ना, ब्रीच करा ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हुआ ना, आप अग्रीड पार्टी हुए। इफ यू आर अग्रीड पार्टी, आप कुछ डैमेजेस क्लेम करोगे? कौन सा, कौन सा? अरे इतना क्यों सोच रहे? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है, ओके। कुछ और भी चाहिए? घर चाहिए अपना? कैसे मिलेगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि इसी बिल्डर से चाहिए 14th फ्लोर का घर जो कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया था हमको। ओके, द वर्ड सूट, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो एक सूट या दो सूट? डैमेजेस क्लेम करने के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा? हाँ, एक तो करना पड़ेगा, ये तो पक्का है। दूसरा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या इसके लिए अनदर सूट फाइल होगा या इसी में काम चल जाएगा? अनदर होगा, वो तो डैमेजेस का सूट था, ये अनदर सूट है किसका? रेमेडीज का। समझ में आ रही है? क्या क्वांटम मेरिट के लिए भी कोई सूट फाइल करना पड़ेगा? या वो एज एन रेमेडी मिल जाएगा उसमें क्लेम फॉर डैमेजेस के साथ? समझ पा रहे हो? हाँ, सूट फाइल करना पड़ेगा। चलो इसका जवाब मिलेगा फिर जब हम बोलेंगे कि कहां हम सूट फाइल कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे, वहां देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, सूट फॉर इंजंक्शन, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज neglecting the terms of contract, the court may, by issuing an injunction order, restrain him for doing what he promised not to do. Okay, not to do है, right? अच्छा, for an example, क्या ऑफर ऐसे भी होते हैं, कुछ करना कुछ ना करना? ना करने का कोई एग्जाम्पल था हमारे बीच? यस, मुकेश और अनिल। अनिल ने क्या कहा कि मुकेश जी आप टेलीकॉम में नहीं आएंगे 10 साल तक। 2007 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2017 में आया जियो, 10 साल का गैप था एक्चुअल में। 10 साल तक आप कहां पर नहीं आएंगे? टेलीकॉम में नहीं आएंगे। अगर वो 2008 में ही आ जाता मुकेश, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनिल के पास क्या रेमेडी है? सूट। पहले तो डैमेजेस का करेगा, अभी डिस्कस करेंगे कौन सा डैमेज मिलेगा। फिर रेमेडी के लिए भी करेगा, इंजंक्शन ऑर्डर पास कराएगा, स्टे ऑर्डर पास कराएगा। किस चीज का स्टे ऑर्डर? कि जो कॉन्ट्रैक्ट करा था ना करने का, वो काम कर दिया है। तो इंजंक्शन ऑर्डर कब पास होता है? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना करना हो और एक्चुअल में कुछ कर दिया हो। लिख लीजिए ये बात इसके ऊपर, इंजंक्शन ऑर्डर के। इसके लिए भी एक नया सूट फाइल करना पड़ेगा। ओके, अनिल और मुकेश जी के बीच कौन से डैमेजेस एक्सचेंज होंगे? हाँ जी, कौन से होंगे? स्पेशल कब होता है?
जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो स्पेशली, क्या ये डीलिंग रोज हो रही है? नो। ऐसी डीलिंग रोज होती है? नो। तो देयरफॉर स्पेसिफिक डैमेजेस क्लेम होंगे ओनली। ठीक है, ओके, स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात, क्या इंजंक्शन ऑर्डर के लिए भी सूट फाइल करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा। ओके, चलिए सर, मुझे एक बात बताइए, अभी तक हमने पॉइंट 2, 3, 4 पढ़े, कहां कहां हम कोर्ट के पास गए? हाँ जी, 2, 3, 4, 2 में भी गए थे। 2 में कहीं स्यूट लिखा? फटाफट से सर्च करो, फाइंड लगा के। दो मिनट का समय मिलता है आपको, फटाफट से करो। हाँ जी, मिला क्या? डैमेजेस के साथ ही मिल जाएगी ये रेमेडी, क्वांटम डैमेजेस, क्वांटम मेरिट, लिख लीजिए। चलो चलो चलो, इधर मैं कुछ 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताइएगा इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जितना आपने सर्विस रेंडर्ड करा है उतना आपको पैसा मिलेगा, वर्सेस लेट द बायर बी अवेयर। हाँ जी, इधर देखिए, आई एम रेंडिंग द सर्विस ऑफ ऑडिट, माई रेवेन्यू इज ₹1 लाख, जितना मैंने काम करा है उतना पैसा मिलेगा, ठीक है, वर्सेस लेट द बायर बी अवेयर। क्या डिफरेंस है इसके बीच? हाँ, लेट द बायर बी अवेयर गुड्स पे लगता है। हाँ, और ये गुड्स पे लगता है, कहाँ लिखा है वो? डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्प्टर, राइट ना? और ये क्या है? क्वांटम मैटर। तो ये 2 डॉक्ट्रिन हैं, ये 2 प्रिंसिपल हैं जो इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। समझ में आ रही है? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर एट द ट्रांजैक्शन, जो वो करना चाह रहे हैं किसके साथ? सेलर।
क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैमरा खरीद रहा है, ये चालू कैसे होता है, बंद कैसे होता है, इसमें बैटरी कैसे लगती है, चार्जिंग कैसे देख सकते हैं, राइट, कौन सी कंपनी का है एंड ऑल, जो भी है। ओके अगर उस केस में बायर उस व्यक्ति जो उस केस में सेलर बायर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो क्या होगा? कौन सा सेक्शन? 16 का 1। तो क्या होगा इस केस में? ये तो ठीक है, ये बात ठीक है, सेलर लायबल रहेगा। क्या पूरे प्रोडक्ट के लिए है, वो इंफॉर्मेशन के लिए है? पूरे प्रोडक्ट के लिए। ये कहां लिखा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओके यहां मतलब है क्वांटम मेरिट, मतलब जितनी सर्विस दी, सर्विस नॉट गुड्स, जितनी सर्विस रेंडर करी उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, एज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। हो रहा है ना कंफ्यूज? हाँ, ऐसे एग्जाम में ना हो इसलिए बोला। ठीक, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, एक सर्विस को डील कर रहा है, एक गुड्स को डील कर रहा है। एक सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लेट द बायर बी अवेयर इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सेलर। समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचा हमारा रेमेडी में, रेसिशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, ओके, टर्मिनेट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड। मतलब सेक्शन सोगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में सोगा लग रहा है, राइट? लगना भी चाहिए। इधर 1930 से पहले ये किसका पार्ट था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ओके तो इन सच अ केस इट इज एब्सॉल्व ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन under the contract and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered. इधर मैं हूं और आप हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है? ओके क्या मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करूंगा? तो लॉ कह रहा है मैं अपनी ऑब्लिगेशन तो परफॉर्म नहीं करूंगा, प्लस आपसे कंपनसेशन लूंगा एज एन डैमेजेस ओनली। यहां रेमेडी एज एन डैमेजेस की है, समझ में आ रही है बात? यहां कोई एडिशनल रेमेडी नहीं मिल रही ओवर एंड अबव द डैमेजेस। ओके तो हमें ये पता चला डैमेजेस तो हम क्लेम कर सकते हैं, ओके, उसके साथ साथ रेमेडी भी क्लेम कर सकते हैं, यस या नो? ओके कितनी रेमेडी है हमारे पास? 4, राइट? डैमेजेस कितने? हाँ गिने नहीं सर अभी तो। डैमेजेस कितने? 6 डैमेजेस है और 4 रेमेडी है। ओके हमेशा डैमेजेस तो मिल जाएंगे, हमेशा रेमेडीज एक बात। अब कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं, ब्रिज की यूनिट खत्म करते हैं, राइट? रिवाइज करते हैं कब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, कब नहीं लगेगा, करें बात? ओके सर अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई, सर अगर सेक्शन 10 की कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो हम क्या मानेंगे? ब्रिज मानेंगे। किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का। और ब्रिज हमको पता है 2 तरह के हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल कब पता चलता है? ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे। एंटीसिपेटरी बिफोर ड्यू डेट पता चल जाता है, कोई एक्शन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है? ब्रिज हो गया। अब जो अग्रीड पार्टी है वो कहां जाएगा? कोर्ट जाएगा, सूट फाइल करेगा, किस चीज के लिए? डैमेजेस क्लेम करेगा। डैमेजेस कितने प्रकार के हैं, कितने काइंड्स हैं? 6। फर्स्ट जनरल, बात करें जनरल में, जनरल में क्या लिखा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डैमेजेस होते हैं
वो जनरल डैमेजेस में आते हैं। स्पेशल जो स्पेशली मेंशन है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, विंडिक्टिव दो तरीके से होते हैं, एक तो प्रॉमिस करा हो मैरी का, या हमारी रेपुटेशन डाउन हुई हो ड्यू टू व्हाट, डिसऑनर ऑफ चेक। नॉट ओनली इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंडिंग, डिसऑनर बहुत प्रकार का होता है। हमने एक पढ़ा है 138 में, ड्यू टू व्हाट, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। डिसऑनर में आप कंसिडर कर सकते हो, सपोज आज तारीख है 21 नवंबर 2024 है आज, मैंने चेक पे लिख दिया 21 नवंबर 2023, डेफिनेटली 100% ये चेक क्या हुआ, डिसऑनर। क्यों? क्योंकि 3 महीने का समय निकल चुका। यस या नो? 3 महीने की लाइफ होती है ना चेक की, निकल गई, तो ये चेक क्या माना जाएगा, क्योंकि खाते में पैसे पड़े हैं फिर भी डिसऑनर। तो डिसऑनर मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, बट 138 बात करता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की। ओके, तो डिसऑनर हुआ किसी भी रीजन से, बैंकर ने करा, और डिसऑनर होगा नहीं क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी बैठ नहीं रही, या तो गलती से या जानबूझ के बैंकर ने क्या करा, डिसऑनर करा है, तो उस केस में मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं विंडिक्टिव। नॉमिनल डैमेजेस अब 1 रुपया, 1 पैसा, 10 पैसा क्लेम करना हो, केवल कटघरे में खड़ा करना हो कि हाँ आपसे डैमेजेस क्लेम करना है। ओके, डिटोरेशन ऑफ डिले, डिटोरेशन फॉर डिले, जब ट्रांसपोर्टर की गलती हो और मेरे को ये गलती भुगतनी पड़ रही है ड्यू टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ने डिले करा है, तो मैं ट्रांसपोर्टर से क्या क्लेम कर सकता हूं, डिटोरेशन डैमेजेस। एक होते हैं प्रीफिक्स, जो पहली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, चाहे उनका नाम लिक्विडेट डैमेजेस लिखा हो या पेनल्टी, कुछ भी बोल सकते हैं, वो डैमेजेस ही माने जाएंगे। कौन से, प्रीफिक्स। ओके, ये तो बात हुई डैमेजेस की, इसके लिए सूट फाइल करना पड़ेगा अगर आपको लेने हैं। मैंने आपने कॉन्टेक्ट करा, हम में से कोई एक अग्रीड पार्टी है, तो अग्रीड पार्टी है तो कोर्ट के पास जाओ तो ही मिलेंगे। अगर अग्रीड पार्टी को घर बैठे हो कोई डैमेजेस देने नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैमेजेस के साथ साथ कुछ रेमेडीज भी चाहिए, या तो मुझे अपना ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करना है, या मुझे ओवर एंड अबव डैमेजेस के ऊपर भी कुछ चाहिए, तो वो किस में आएगा, रेमेडीज में। 3 बार हम कोर्ट के पास जा रहे हैं, फर्स्ट, 3 एंड 4 में। फर्स्ट में क्यों जा रहे हैं, डैमेजेस क्लेम करने। 3 में क्यों जा रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। 4th में क्यों जा रहे हैं, इंजंक्शन ऑर्डर, भूल गए ना, इंजंक्शन ऑर्डर कब होता है, जब कुछ ना करने का यस और कुछ कर दिया हो। तो 3 बार रेमेडी लेने के लिए गए कोर्ट के पास, हमेशा डैमेजेस क्लेम करने गए कोर्ट के पास, बस एक बार नहीं गए, डैमेजेस के लिए गए थे, उसके साथ साथ ही क्वांटम मेरिट मिल गया। समझ में आ रही है बात? ये खत्म होता है यूनिट 5 आपका यहाँ पर, राइट। ओके, अब ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट चल रहे हैं हमारे, जिसमें मेरी फर्म और अमित सर की फर्म साथ मिलके काम कर रही है, तो उसके चलते हो सकता है 1 हफ्ते के लिए क्लास ऑल्टरनेट डेज पे हो। तो इन मीनवाइल आपको नहीं रुकना किसी भी तरीके से, ठीक है। जितना जिस भी कोर्स में कर लिया है उसको इसी तरह से कंप्लीट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। और यूनिट 5 के जितने भी डिस्क्रिप्टिव है करने हैं, होमवर्क है ये तो आप ये समझो यूनिट खत्म होती है आपको होमवर्क है हर डिस्क्रिप्टिव का, लिख के लाने, चेक कराने, तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको अकॉर्डिंगली, राइट। मेहनत करनी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और आप कर सकते हो सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं।